सुबह सुबह का समय है और शर्मा निवास में कल्पना शर्मा आज भी रोज की तरह जल्दी जल्दी सभी लोगों का नाश्ता बना रही है। तभी आकाश वहां आता है और कहता है, भाभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, वरना मुझे कल की तरह आज भी फिर ऑफिस में डांट पड़ेगी। हाँ देवर जी, बस नाश्ता बन ही गया है, मैं लगा रही हूँ, आप 5 मिनट वेट कीजिए। पीछे से कल्पना की नंद शिल्पा आती है और कहती है, भाभी मेरी कॉलेज की फाइल नहीं मिल रही, प्लीज आप ढूंढ कर दे दो। हाँ शिल्पा, तुम लोग नाश्ता करो, तब तक मैं तुम्हारी फाइल ढूंढ दूंगी। ऐसा कहकर कल्पना सभी के लिए नाश्ता लगाती है। फिर कमरे में जाकर शिल्पा की फाइल ढूंढ कर लेकर आती है और शिल्पा को देती है। तभी कल्पना की सास आवाज लगाती है, अरे कल्पना बहू, जरा अपने ससुर की दवाइयाँ उन्हें दे दे, वरना नाश्ता करने के बाद भूल जाते हैं खाना। ठीक है माँ जी, आप लोग भी नाश्ता कीजिए, मैं दवाई ला देती हूँ। सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। कल्पना अपने ससुर जी की दवाइयां लेकर आती है और उन्हें देती है। तभी कल्पना का पति कहता है, कल्पना मेरा नाश्ता तो हो चुका है, तुम जल्दी से मुझे टिफिन दे दो, मुझे देर हो रही है। हाँ बस 2 मिनट में अभी लेकर आती हूँ। कल्पना मोहित को लंच बॉक्स लाकर देती है और मोहित वहां से चला जाता है। शिल्पा भी कॉलेज चली जाती है और आकाश और दीपक भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कल्पना घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। सविता कल्पना से कहती है, अरे कल्पना बहू, जरा शाम की सब्जियां मुझे लाकर दे दे, ताकि मैं बैठे बैठे छील दूं। तू भी अकेली कितना काम करेगी। अपनी सास की बात सुनकर कल्पना हरी मटर लाकर अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी मैं सोच रही थी आज रात को हरी मटर की सब्जी बनाऊंगी, लीजिए आप छील लीजिए, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। ऐसा कहकर कल्पना हरी मटर रखकर वहां चली जाती है। कविता मटर छीलने लगती है। तभी पड़ोसन कावेरी सविता के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में कावेरी कहती है, कुछ भी कहो, तुम्हारी बहू बहुत काम करती है, लेकिन इतना बड़ा घर वो अकेले कैसे संभालती होगी। तुम्हें तो अपने दूसरे बेटे की शादी कर देनी चाहिए। हाँ कावेरी बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मैं अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दूं, ताकि दोनों बहुएं मिलकर घर संभालें। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है, गांव की है, सुंदर है, संस्कारी भी है, वो आएगी तो घर संभाल लेगी तेरा। तू कहे तो मैं आकाश के लिए बात चलाऊं? ठीक है कावेरी, जरा मैं घर में सभी से बात कर लूं, फिर तुझे कल बताती हूँ। बातें करके कावेरी चली जाती है। शाम को सभी लोग ऑफिस से आते हैं। कल्पना सभी का खाना लगाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सविता कहती है, आकाश, आज मोहल्ले की कावेरी बहन आई थी, वो बता रही थी कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है तेरे लिए। लड़की गांव की है, लेकिन सुंदर है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है और हर काम में निपुण है। तुम लोग कहो तो देख आते हैं। अच्छा हुआ माँ आपने मेरी शादी की बात की, वरना मुझे खुद ही आपसे कहना पड़ता कि आप मेरी शादी करवा दो। देवर जी, आपने बताया क्यों नहीं आपको शादी करनी है? हम तो कब का आपकी शादी करवा देते। देवर भाभी की नोकझोंक सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। अगले दिन सविता कावेरी को फोन लगाती है और लड़की की फोटो भेजने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर में कावेरी लड़की की फोटो भेज देती है। सभी लोग फोटो देखते हैं और सभी को निहारिका बहुत पसंद आती है। तब दीपक कहता है, अच्छा तो ठीक है, चलो हम कल ही इस लड़की को देखकर आ जाते हैं। अगर पसंद आ जाए तो रिश्ता फाइनल कर देंगे। अगले दिन सभी लोग निहारिका को देखने उसके घर पहुंचते हैं। निहारिका एक सिंपल से सूट में सिर पर दुपट्टा डाले सभी के सामने आती है। वो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखकर शिल्पा अपने भाई के कान में कहती है, भैया लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये कितनी दुबली है। शिल्पा, मोटा पतला होना तो इंसान के खान पान पर निर्भर है, लेकिन तू ये देख कि वो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ भैया, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, फिर तो इस रिश्ते को डन करें। ऐसे ही आकाश और निहारिका का रिश्ता तय हो जाता है। दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगती हैं। एक दिन निहारिका मॉल में अपने लिए कुछ चीजें खरीद रही होती है। तभी उसे उसकी सहेली पायल मिलती है और वो निहारिका से कहती है, यार सुना है तेरी शादी शहर में एक अच्छे घर में हो रही है, तू तो बहुत खुश होगी। हाँ यार, मैं खुश तो हूँ, बल्कि मैं तो अपनी शादी से ज्यादा इस बात से खुश हूँ कि मुझे शादी के बाद साड़ी पहनने को मिलेगी। तुझे तो पता है मुझे साड़ी पहनना कितना पसंद है। माँ मुझे शादी से पहले पहनने नहीं देती, वो कहती है कि मेरी कमर बहुत पतली है, इसीलिए मैं अपने ससुराल में साड़ी पहनूं। तो वहीं दूसरी तरफ आकाश के ऑफिस में उसके दोस्त उससे पूछते हैं, अरे यार सुना है तेरी शादी तय हो गई है, जरा दिखा दो भाभी जी की कोई फोटो वोटो, हम भी तो देखें भाभी जी कैसी हैं। अरे वैसे उसकी फोटो तो नहीं है, लेकिन घर वालों ने उसकी एक पुरानी फोटो भेजी थी। आकाश अपना मोबाइल गैलरी खोलकर उन्हें निहारिका की फोटो दिखाता है, जिसमें उसने साड़ी पहन रखी थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखकर मोहन कहता है, यार सचमुच भाभी तो बहुत सुंदर है, इतनी दुबली पतली है, अच्छी लड़की ढूंढी है तूने अपने लिए। समय बीतता है और आकाश और निहारिका की शादी का दिन भी आ जाता है। निहारिका ने अपनी शादी में एक बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी पतली कमर साफ दिखाई दे रही थी। शादी के मंडप में सभी लोग निहारिका के बारे में बात कर रहे थे। देख रही है सेजल, नई दुल्हन कितनी सुंदर है और उसकी कमर तो कितनी पतली है।
हाँ यार तू सही कह रही है, लेकिन धीरे धीरे बोल, अगर हमारे पतियों ने सुन लिया तो वो भी देखने लग जाएंगे। वैसे भी पिज्जा बर्गर खाकर हमारी कमर तो मोटी हो गई है। तभी सेजल का पति उनकी सारी बातें सुनकर कहता है, अरे किसकी तारीफ इतनी हो रही है, जरा हमें भी तो बताओ किसके बारे में बात हो रही है। अरे नई दुल्हन के बारे में बात कर रहे हैं, तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? सेजल की बात सुनकर रमेश मन ही मन सोचता है, वैसे सेजल बात तो सही कह रही है, भाभी जी सचमुच कमाल है और उनकी पतली कमर तो दूर से ही सुंदर दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले के कुछ लड़के भी निहारिका के बारे में बात कर रहे थे। यार देख रहा है, भाभी जी तो बड़ी सुंदर है और उनकी कमर कितनी पतली और सुंदर दिख रही है। अरे हाँ कमल भैया, मुझे भी बस ऐसी पत्नी ढूंढ कर दे दो तो मैं भी शादी कर लूं। अरे अबे भोले के बच्चे, तूने अपना मुंह देखा है? सुंदर पत्नी के लिए खुद भी सुंदर होना पड़ता है। चल अब खाना खाते हैं, फालतू बातें मत कर। ऐसे ही शादी खत्म हो जाती है और निहारिका घर आ जाती है। कल्पना निहारिका की आरती उतारते हुए कहती है, आइए देवरानी जी, कलश गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। निहारिका कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगली सुबह निहारिका सोकर उठती है और नहा धोकर सबसे पहले साड़ी पहनती है। साड़ी के पल्लू को वो अच्छे से इकट्ठा करके अपने कंधे पर पिन कर लेती है और वो अपने आप को आईने में देखते हुए कहती है, अरे वाह, ये हुई ना बात। मुझे साड़ी पहनना हमेशा से बहुत पसंद था, अब जाकर मुझे साड़ी पहनने का मौका मिला है। उसके बाद निहारिका सिर पर पल्लू डालकर बाहर आती है और घर के मंदिर में दिया जलाकर पूजा करती है। फिर वो हॉल में आती है और अपने सास ससुर के पांव छूते हुए कहती है, माँ पिताजी, मैं ऐसा करती हूँ कि रसोई साफ करके चूल्हे की पूजा कर लेती हूँ और आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और आज तो तेरी मुंह दिखाई की रस्म भी है। थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें आती होंगी तो आज तेरी जेठानी रसोई संभाल लेगी, तू कल से देखना। तभी कल्पना वहां आ जाती है और सभी को चाय और ब्रेड देते हुए कहती है, लीजिए आप लोग चाय और ब्रेड खाइए। देवरानी जी आप भी लीजिए। नहीं नहीं जेठानी जी, मैं सुबह सुबह चाय और ब्रेड नहीं बल्कि गर्म पानी पीती हूँ। अच्छा भाभी, मुझे लगता है आप डाइटिंग करती हैं, इसीलिए आप इतनी दुबली हो। हाँ शिल्पा, तू भी ऐसी डाइटिंग शुरू कर दे वरना बहुत जल्दी मोटी हो जाएगी। वैसे भी तू मोटी हो रही है। शिल्पा मोहित की बात सुनकर चुप हो जाती है। वहीं कल्पना भी अपनी कमर पर हाथ लगाते हुए मन ही मन सोचती है, देवरानी जी की कमर कितनी पतली है और एक मैं हूँ कि खा खाकर मेरी कमर इतनी मोटी हो गई है। मुझे भी डाइटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए आ जाती हैं। अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए निहारिका ने एक सुंदर सी साड़ी पहनी थी। सभी औरतें उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। करुणा कहती है, सविता बहन, तुम्हारी बहू तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। साड़ी भी इसने बहुत अच्छे तरह से पहन रखी है, वरना आजकल की लड़कियों को तो साड़ी पहनना आता ही नहीं है। ये सुनकर निहारिका बहुत खुश हो जाती है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी औरतें वापस चली जाती हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह निहारिका जल्दी उठती है, पूजा करती है और अपने सास ससुर के पांव छूती है और फिर कहती है, माँ जी, अब मैं आप लोगों के लिए रसोई में जाकर नाश्ता बना लेती हूँ। हाँ बहू, और कुछ मीठा भी बना लेना। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, तो मीठा बनाना शुभ होता है। निहारिका रसोई में जाती है और सबसे पहले वो चूल्हे पर स्वास्तिक बनाकर गैस चूल्हे की पूजा करती है और फिर नाश्ता बनाना शुरू करती है। तभी कल्पना वहां आ जाती है और निहारिका को इस तरह से काम करते देखकर कहती है, अरे देवरानी जी, आप आ गई रसोई में। आज से पहले मैं सब कुछ अकेले ही संभालती थी, बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब आप आ गई हो ना, अब हम दोनों मिलकर संभालेंगे। हाँ हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, तब तक आप खाने की तैयारी कर लीजिए, फिर हम दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। निहारिका कल्पना के साथ मिलकर घर का काम खत्म करती है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपने गीले बाल खोलते हुए कहती है, अरे मुझे तो अपने गीले बाल सुखाने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा करती हूँ, बालकनी में खड़े होकर अपने बाल सुखा लेती हूँ। निहारिका बालकनी में आती है और अपने खुले बाल सुखाने लगती है। तभी सामने अपनी बालकनी में खड़े रमेश और विजय आपस में बातें करने लगते हैं। यार विजय, देखा तूने भाभी जी को? साड़ी इतनी अच्छी तरह पहनी है भाभी जी ने कि उनकी कमर दूर से ही साफ दिखाई दे रही है। अरे यार, भाभी जी की पतली कमर पर तो मेरा दिल आ गया। रुक, मैं उनसे बात करता हूँ। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? हाँ भैया, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आपकी पत्नी कैसी है? अरे भाभी जी, क्या बताऊं, वो तो दुबले होने के लिए एक्सरसाइज कर रही है। वैसे आपको देखकर लगता है कि आप काफी डाइटिंग करती हैं। निहारिका विजय की बात को मुस्कुराकर टाल देती है और अपने कमरे में चली जाती है। तब रमेश विजय से कहता है, यार भाभी जी तो चली गई, लेकिन उनकी पतली कमर अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रही है। तभी रमेश की पत्नी पीछे से आती है और कहती है, क्या कहा तुमने? किसकी पतली कमर तुम्हारी आंखों के सामने घूम रही है? अरे तुम क्या सुन रही हो? मैं कह रहा हूँ कि मिट्टी मेरी आंखों के अंदर चली गई है, जरा फूंक तो मारो। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी। दिखाओ कहाँ गई है मिट्टी। बच गया मैं तो, नहीं तो ये मोटी मुझे मार ही डालती। अगले दिन निहारिका कपड़े धोकर छत पर फैलाने जाती है। सामने कुछ लड़के खड़े होकर निहारिका को देखते हैं और उसकी कमर पर कमेंट करते हैं,
अरे भाभी जी, इतना काम क्यों करती हो? कहीं आपकी पतली कमर में बल न बढ़ जाए। हमें बुला लिया करो, ये छोटे मोटे काम तो हम ही कर देंगे। निहारिका अनिल की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो जल्दी जल्दी कपड़े फैलाने लगती है। तभी कमल अनिल से कहता है, यार अनिल, भाभी जी के लिए जरा वो गाना तो चला देना, तेरी पतली कमर पर मटका भारी फूट जाएगा। निहारिका उनकी बातें सुनकर जल्दी जल्दी कपड़े फैलाती है और छत से नीचे उतर आती है। तभी आकाश निहारिका को देखकर कहता है, अरे निहारिका, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थी तुम? छत पर कपड़े फैलाने गई थी। बताइए क्या काम है? काम वाम छोड़ो, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलता हूँ। चलो तैयार हो जाओ। ये सुनकर निहारिका बहुत खुश होती है और वो अपने कमरे में जाती है और एक ग्रे कलर की साड़ी निकालकर बहुत अच्छी तरह पहनती है, जिसमें उसकी कमर साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो पर्स लेकर बाहर आती है और कहती है, चलिए जी, मैं तैयार हो गई हूँ। आकाश निकल ही रहा था कि तभी उसे एक फोन आ जाता है और उसे अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ता है। आकाश निहारिका से कहता है, निहारिका, मुझे बहुत जरूरी काम से अभी बाहर जाना है। तुम ऐसा करो कि शिल्पा को लेकर शॉपिंग के लिए चली जाओ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वहां आ जाऊंगा। ऐसा कहकर आकाश चला जाता है। तब निहारिका शिल्पा के पास आकर उसे सारी बातें बताती है। शिल्पा तैयार होकर निहारिका के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है। वो लोग कपड़े देख रहे थे, तभी सामने खड़े कुछ लड़के कमेंट करते हुए कहते हैं, ओ यार, देख रहा है वो कितनी सुंदर लग रही है, और उसकी कमर तो देख कितनी पतली है, दूर से ही चमक रही है। हाँ यार, सचमुच इतनी सुंदर कमर तो हमारी बीवियों की भी नहीं है। वैसे ये 24 से ज्यादा की नहीं लगती। काश हमें भी पलट कर देख ले तो हमारा दिन बन जाए। अरे तो पलट कर देखने की बात कर रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ फोन नंबर ले लूं। वैसे भी इतनी सुंदर और पतली कमर मैंने आज तक नहीं देखी। ये सब सुनकर शिल्पा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, ये लड़के कैसे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। चलो यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर जाकर शिल्पा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, वो लड़के आपको इतनी बुरी तरह से कमेंट कर रहे थे, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं शिल्पा, मैं ध्यान ही नहीं देती। अब क्या करूं, मेरी कमर है ही इतनी पतली। मैंने बहुत पहले एक बार साड़ी पहनी थी, तब भी ऐसे ही कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे, इसीलिए तो मेरी माँ मुझे साड़ी नहीं पहनने देती थी। वैसे भाभी, अगर आप चाहो तो साड़ी को अच्छी तरह फैला कर पहन सकती हो, तो आपकी कमर नहीं दिखाई देगी। छोड़ो ना शिल्पा, सबके कहने पर हम खुद को थोड़ी बदलेंगे। हमें खुद पता है कि हम अच्छे हैं, बस इतना काफी है। चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद शिल्पा और निहारिका दोनों अपने घर आ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सविता कल्पना से कहती है, कल्पना बहू, घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। मेरे पैरों में दर्द है, इसीलिए तू निहारिका बहू के साथ जाकर सब्जी ले आ। ठीक है माँ जी, मैं अभी चली जाती हूँ। कल्पना निहारिका के कमरे में जाती है और कहती है, देवरानी जी, जरा मेरे साथ बाजार तो चलिए, हम सब्जी ले आते हैं। अब निहारिका एक सुंदर सी साड़ी पहनकर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है और हमेशा की तरह उसकी कमर साफ दिखाई दे रही थी। वो लोग बाजार जाते हैं तो एक आलू बेचने वाला निहारिका पर कमेंट पास करते हुए कहता है, अरे यार मंजीत, आज तो मेरी आंखों ने क्या कमाल देख लिया। इतनी सुंदर कमर तो मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि अचानक सब्जी बाजार में ट्यूबलाइट जल गई। आलू वाले की बात सुनकर कल्पना निहारिका से कहती है, देवरानी जी, ये आलू वाला कैसे कैसे बातें कर रहा है। चलो जल्दी सब्जी लेकर वापस चलते हैं। निहारिका और कल्पना जल्दी जल्दी सब्जियां खरीदती हैं और वापस आने लगती हैं। वो मोहल्ले में पहुंचती है तो मोहल्ले में 3-4 लड़के खड़े थे। वो उन्हें देखकर कमेंट पास करते हुए कहते हैं, यार भाभी जी तो बहुत गजब लग रही हैं। उनकी पतली कमर तो दूर से ही चमक रही है। हाँ यार भाभी जी, एक नजर पलट कर देख ले तो मजा ही आ जाए। कल्पना लड़कों की कमेंट सुनकर कहती है, देवरानी जी, समझ में नहीं आता कि आपके साथ मार्केट निकलते ही इस गली में इतने सारे दीवाने कहाँ से आ जाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी घर चलते हैं। ऐसा कहकर कल्पना तेज कदमों से चलने लगती है और निहारिका भी उसके साथ चलने लगती है। वो लोग घर आ जाते हैं। कल्पना फ्रिज में सब्जियां जमाने लगती है। तभी निहारिका कहती है, जेठानी जी, लगता है माँ जी के पैरों में ज्यादा दर्द है। ऐसा करती हूँ कि उनके पैरों में तेल की मालिश कर देती हूँ, तब तक आप खाना बना लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप माँ जी के बारे में इतना सोचती हैं। अब निहारिका अपनी सास के कमरे में जाती है और तेल लेकर उनके पैरों में लगाते हुए कहती है, माँ जी, जब भी आपके पैरों में दर्द होता है आप मुझे बता दिया कीजिए, मैं आपके पैरों में तेल लगाकर मालिश कर दूंगी। जीती रहो बेटा, इतनी संस्कारी बहुएं मिली है मुझे। मेरा तो मन खुश हो जाता है ये देखकर। सविता ऐसा कह रही थी कि तभी पड़ोसन करुणा आती है और निहारिका को अपनी सास के पैरों में तेल लगाते देखकर सविता से कहती है, सविता बहन, अपनी बहू से अपनी सेवा करवा रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, बड़ी संस्कारी है मेरी बहू, बहुत ख्याल रखती है मेरा। आजकल ऐसी बहुएं मिलती कहाँ हैं। अरे ऐसी कैसी संस्कारी सविता बहन, जरा अपनी बहू के बारे में थोड़ा और पता रखा करो। तुम्हारी छोटी बहू की पतली कमर पर मोहल्ले के मर्द दीवाने हो गए हैं। बस जहाँ देखो तुम्हारी बहू की पतली कमर के चर्चे हैं। करुणा बहन, इसमें भला मेरी बहू की क्या गलती है? और मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
सविता ऐसा कहकर करुणा का मुंह बंद कर देती है। उसी समय वहां आ चुका आकाश भी पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो बात को टाल देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दीपक सभी लोगों से कहता है, अरे तुम लोगों को याद है ना कि आज हमें मेहरा जी के यहाँ उनकी बेटी की शादी में जाना है। चलो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें वहां पहुंचने में देर हो जाएगी। हाँ जी, आपने अच्छा याद दिलाया। निहारिका, कल्पना, शिल्पा, तुम तीनों जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें ही तैयार होने में समय लगेगा। सविता की बात सुनकर सभी अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगते हैं। निहारिका एक रेड कलर की साड़ी पहनती है और साड़ी को अच्छे से ड्रेसअप करती है। अपनी कमर को पूरी तरह शो करते हुए साड़ी में पिन लगा देती है। फिर वो तैयार होकर अपने परिवार के साथ शादी में जाती है। थोड़ी देर बाद एक खाली टेबल को देखकर वो शिल्पा कहती है, माँ, पिताजी, चलिए हम लोग उस टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। सभी लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी वेटर खाना सर्व करता है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी आकाश कहता है, बस माँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ऐसा कहकर आकाश हाथ धोने के लिए पार्टी के किनारे लगे बेसिन के पास जाता है। तभी वो सुनता है कि वहां दो लड़के खड़े होकर कमेंट कर रहे थे, यार कमल, तूने निहारिका भाभी को देखा कि नहीं? आज तो भाभी जी रेड कलर की ड्रेस में गजब ही लग रही हैं। हाँ यार, मैंने देखा। क्या पतली कमर है उनकी, दूर से ही चमकती हुई दिखाई देती है। बस यार एक बार उनसे बात हो जाए। ये सुनकर आकाश बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उन दोनों के पास जाता है और कमल और अनिल दोनों को पकड़कर कहता है, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों मेरी पत्नी के बारे में? हाँ, जरा आप बोल कर दिखाना। अरे आकाश, कॉलेज छोड़, हमें बोलने से अच्छा अपनी पत्नी को बोल जो अपनी कमर खोलकर घूमती है। आकाश उन्हें मारने ही जा रहा था कि तभी उसके परिवार के सभी लोग वहां आ जाते हैं और आकाश को पकड़ लेते हैं। उसके बाद आकाश निहारिका का हाथ पकड़कर कहता है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी पार्टी में जाने की, चलो घर चलो और आज के बाद घर पर ही रहना। आकाश खींचते हुए निहारिका को घर ले आता है और हॉल में छोड़कर वो अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से घर के बाकी सारे लोग भी वहां आ जाते हैं। मोहित सभी लोगों को सारी बातें बताता है। फिर निहारिका को समझाते हुए कहता है, निहारिका, अभी आकाश गुस्से में है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्दी उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मोहित के ऐसा कहने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं। निहारिका भी अपने कमरे में जाती है। वो देखती है कि आकाश सो चुका है। अगले दिन सुबह रसोई में जाकर खाना बनाते हुए अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, कल आकाश का व्यवहार मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं देवरानी जी, पति का गुस्सा तो थोड़ी ही देर का होता है, आप चिंता मत कीजिए। अब दोनों मिलकर खाना बनाने लगती हैं। नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। कॉलेज पहुंचकर वो अपनी सहेली प्रियंका से मिलती है। तब प्रियंका शिल्पा से कहती है, यार शिल्पा, मैंने सुना कि तेरी भाभी बहुत सुंदर है और उनकी बहुत पतली कमर है, जरा मुझे भी तो उनकी फोटो दिखा। प्रियंका की बात सुनकर शिल्पा प्रियंका को निहारिका की फोटो दिखाती है। उसे देखकर प्रियंका कहती है, यार शिल्पा, तेरी भाभी तो सचमुच बहुत सुंदर है और सच्ची सुना है मैंने लोगों से कि उनकी पतली कमर के पूरे मोहल्ले के मर्द दीवाने हैं। भाई, इतनी सुंदर कमर है तो मोहल्ले के मर्द तो दीवाने होंगे ही। वैसे प्रियंका, ये सब तुझे किसने बताया? यार तेरे मोहल्ले का ही एक लड़का है, रौनित। वो तो ये भी कह रहा था कि तेरी भाभी का नंबर है उसके पास और तेरी भाभी उससे रोज बातें करती है और छुप छुप कर मिलती भी है। वो बकवास बात कर रहा था प्रियंका, मेरी भाभी ऐसी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आज निहारिका अपने पति को मनाने के लिए अपने पति और अपने जेठ का खाना लेकर उनके ऑफिस जाती है। निहारिका अपने जेठ और पति दोनों को खाना देती है और कहती है, सुनिए जी, मैं आपकी पसंद का खाना बनाकर लाई हूँ, आप खा लीजिएगा। आकाश मुस्कुराकर खाना ले लेता है। तभी रमेश आकाश के पास आकर धीरे से उससे कहता है, क्या बात है आकाश, आज तो भाभी जी खुद ही तुम्हें खाना देने आई है। वैसे गजब की हॉट लग रही है भाभी, और इतनी पतली कमर है उनकी कि। रमेश की बात सुनकर आकाश उसे घूर कर देखता है और वहां से चला जाता है। शाम को आकाश घर आता है और हॉल में बैठकर सभी लोगों के सामने निहारिका से कहता है, निहारिका, तुम अपनी साड़ी का अपनी कमर को ढककर नहीं पहन सकती? पूरे मोहल्ले के मर्द तुम्हारी दीवाने बने फिर रहे हैं, जहां देखो तुम्हारी कमर की बातें होती हैं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, ऐसी कुछ बातें तो मेरे कानों तक भी आई थी। बल्कि मैंने तो ये भी सुना था कि मोहल्ले का वो जो रौनित है ना, उसके पास भाभी का नंबर भी है और उसकी फोन में भाभी की फोटो है। मेरी सहेली तो यहाँ तक कह रही थी कि वो भाभी से बात भी करता है। नहीं आकाश, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा साड़ी पहनना पसंद नहीं है तो मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती। ये मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम है। बहू, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लोगों का काम ही है कहना। आकाश बेटा, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है, मेरी बहू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसा कहकर सविता बात को खत्म कर देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रौनित शिल्पा के नंबर पर निहारिका की अलग अलग तरह की फोटो भेजता है। ये देखकर शिल्पा मन ही मन सोचती है, आखिर रौनित मुझे ये भाभी की फोटो क्यों भेज रहा है। शिल्पा निहारिका के कमरे में जाकर निहारिका की सारी फोटो दिखाती है। ये सब देखकर निहारिका कहती है, नहीं शिल्पा, मैं इस लड़की को नहीं जानती, इसने मेरी फोटो कब ले ली मुझे ये भी नहीं पता। कोई बात नहीं भाभी, आप परेशान मत हो, मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी।
अगले दिन शिल्पा अपनी दोस्त को सारी बातें बताते हुए कहती है और सच्चाई का पता लगाने के लिए कहती है। प्रियंका भास्कर को फोन लगाती है और सारी बातें बताकर उससे कहती है, भास्कर तुम रोनित के पास जाओ और उसे घुमा फिराकर सच का पता करो। शाम को भास्कर रोनित के पास जाता है और उससे बातें करते हुए कहता है, अरे रोनित, एक बात बता, मैंने सुना है कि तेरे पास निहारिका भाभी का नंबर है। आखिर नंबर आया कहाँ से? क्या सचमुच वो तुझसे मिलती है? अरे नहीं यार, हमारी ऐसी किस्मत का है कि हम निहारिका भाभी से मिल सके या फिर वो हमसे बात करें। वो तो मैंने झूठी खबर फैलाई है ताकि निहारिका भाभी खुद मुझसे बात करे लेकिन अब तक नहीं आई। अरे कुछ भी कहो, भाभी जी कुछ ज्यादा ही शरीफ है। भास्कर रोनित की सारी बातें रिकॉर्ड करता है और वो रिकॉर्डिंग प्रियंका को भेज देता है। प्रियंका वो रिकॉर्डिंग शिल्पा को सुनाते हुए कहती है, शिल्पा, इस रिकॉर्डिंग से एक बात तो साबित हो गई कि तेरी भाभी की इसमें कोई भी गलती नहीं है और इस रोनित के बच्चे को तो हमें सबक सिखाना चाहिए। नहीं प्रियंका, हमारी इसमें कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई ही इसके लिए काफी है। वैसे तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है यार, मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब शिल्पा घर आकर सभी को सारी बातें बताती है और वो रिकॉर्डिंग भी सुनाती है। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत गुस्सा होते हैं। उसके बाद मोहित और आकाश मोहल्ले के नुक्कड़ पर पहुंचते हैं जहां रोनित चाय पी रहा था। मोहित उसके पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ता है और कहता है, मेरे घर की बहू को बदनाम करते हो? मैं तुझे अभी पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ, तेरे खिलाफ सारे सबूत है मेरे पास। आकाश रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। अपनी सारी रिकॉर्डिंग सुनकर रोनित डर जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मोहित भैया, आकाश भैया, मैंने गलती से ऐसा बोल दिया। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तेरी वजह से मेरी बीवी को इतनी परेशानी हुई है, घर चलकर मेरी बीवी से माफी मांग। आकाश और मोहित दोनों गुस्से में उसे खींचते हुए घर ले आते हैं और धक्का देकर छोड़ देते हैं। तब रोनित निहारिका से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी, सब मेरी गलती थी। भाभी नहीं, दीदी बोलकर माफी मांगो। हाँ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपकी अलग अलग जगह फोटो खींची और आपके बारे में गलत फहमी फैलाई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। निहारिका रोनित को माफ कर देती है। उसके बाद वहां से वो सिर पर पैर रखकर भाग जाता है। फिर आकाश निहारिका से कहता है, आई एम सॉरी निहारिका, मैंने तुमसे बुरा व्यवहार किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। आकाश, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं ही अपनी कमर को कुछ ज्यादा ही दिखाकर साड़ी पहनती हूँ। आज के बाद मैं अपनी कमर को ढककर साड़ी पहनूंगी। निहारिका की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और इस तरह निहारिका अपनी कमर ढककर साड़ी पहनना शुरू कर देती है। उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।